हेलो एवरीवन। आज हम द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड नेक्ड आई इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्लास 8 का है ये चैप्टर। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ सेल आर गिवन बिलो, राइट देम इन द अप्रोप्रिएट प्लेस इन द फॉलोइंग डायग्राम। इस डायग्राम में आपको ये जो पार्ट्स दिए गए हैं उनको अप्रोप्रिएट प्लेस में रखना है। जैसे जो पार्ट एनिमल सेल में अकेले हैं तो एनिमल सेल में लिखना है, प्लांट्स में है तो प्लांट सेल के में अकेला है तो यहाँ लिखना है, और बैक्टीरियल में तो यहाँ पर, लेकिन तीनों में कॉमन है तो हमें यहाँ सेंटर पे लिखना है। तो जैसे पहला है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस एनिमल सेल में होता है, न्यूक्लियस एनिमल सेल में होगा, न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी होगा, लेकिन जो बैक्टीरियल सेल में है जो उसका न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता, यानी उसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इस तरह के न्यूक्लियस को कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड कहाँ पर होगा? ओनली इन बैक्टीरियल सेल। न्यूक्लियोइड इट इज प्रेजेंट ओनली इन बैक्टीरियल सेल। अब साइटोप्लाज्म, क्योंकि वो तीनों में कॉमन है तो हम यहाँ सेंटर में लिखेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तीनों में कॉमन है, तो सेंटर में लिखेंगे साइटोप्लाज्म। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ये सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, है ना, विच कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल विच कंटेन क्लोरोफिल विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट। ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण प्लांट्स की जो लीफ होती है वो ग्रीन दिखाई देती है। सेल वॉल, अब ये सेल वॉल कुछ बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होते हैं तो हम यहाँ भी लिख देंगे सेल वॉल। एंड प्लांट सेल में तो सेल वॉल प्रेजेंट होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल इज सेल वॉल, तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम, बैक्टीरियल सेल में भी लिख देंगे। अब आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म की तरह तीनों में ही प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन इट इज प्रेजेंट इन तीनों तरह के सेल में होता है। तो हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली, कौन से पार्ट्स किस टाइप के सेल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अनादि took 2 test tube and marked them test tube A and B. She put 2 spoonful of sugar solution in each test tube. In the test tube B, she added a spoonful of yeast. यानी उसने 2 टेस्ट ट्यूब लिए, एक को मार्क किया A, दूसरे को मार्क किया B, दोनों में ही उसने शुगर सोल्यूशन लिया, शक्कर को घोल के शुगर सोल्यूशन बनाया पानी में। और टेस्ट ट्यूब B में उसने क्या ऐड किया? ईस्ट को ऐड किया। टेस्ट ट्यूब B में उसने ऐड किया ईस्ट को और टेस्ट ट्यूब ए में नहीं ऐड किया। देन शी अटैच्ड 2 इनकम्प्लीटली इन्फ्लेटेड बलून ऑन द माउथ ऑफ द ईच टेस्ट ट्यूब। उसने फिर क्या किया? दोनों के माउथ पर बलून अटैच कर दिया, है ना, इन्फ्लेटेड बलून अटैच किया। वुड शी केप्ट दिस सेटअप इन वार्म प्लेस अवे फ्रॉम सनलाइट, और उसने इसको गर्म स्थान पर रख दिया जहां सनलाइट नहीं आ रही थी। तो what do you predict will happen after 3-4 days? 3-4 दिन के बाद क्या हुआ होगा? She observed that the balloon attached to the test tube B was inflated. यानी जो टेस्ट ट्यूब B में जो बलून था वो बलून क्या हो गया था? वो फूल गया था। ठीक है, कैन बी अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? क्या इसके लिए उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन है? तो अभी क्वेश्चन ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा एक्सप्लेनेशन सही होगा? फर्स्ट है वाटर इवोपरेटेड इन द टेस्ट ट्यूब बी एंड फिल्ड इन द बलून। अब ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि उसे तो सनलाइट में भी नहीं रखा था, तो वाटर वेपर बन के तो बलून फूला नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ये गलत है। सेकेंड, द वार्म एटमोस्फेयर एक्सपेंडेड द एयर इनसाइड द टेस्ट ट्यूब बी विच इन्फ्लेटेड द बलून। इतना भी पॉसिबल नहीं है, कितना भी वार्म है वो इतना ज्यादा बलून को स्वेल नहीं कर सकता। ईस्ट सी नंबर का है, ईस्ट प्रोड्यूस A gas inside the test tube B which inflated the balloon. अब यहाँ पर जब यीस्ट ग्रो करता है तो हमने फर्मेंटेशन प्रोसेस में पढ़ा है, जो शुगर होता है
वो ईस्ट जब उसको शुगर को कंज्यूम करता है, ग्रो करता है, तो वो किस में कन्वर्ट करता है? अल्कोहल में। तो जब ये ईस्ट ग्रो करता है, जब ये रेस्पिरेशन करता है, तो ये कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है? CO2 गैस। तो यहाँ पर CO2 गैस के कारण जो बलून है वो इन्फ्लेटेड यानी फूल जाती है। तो ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी। अब ऑप्शन डी क्या है? शुगर रिएक्ट विथ वार्म एयर विच प्रोड्यूस गैस। तो ये तो गलत है, शुगर अपने आप में तो रिएक्ट नहीं कर सकता। तो ईस्ट प्रोड्यूस होने के कारण, ईस्ट जब रेस्पिरेशन करता है, CO2 गैस रिलीज करता है, उसके कारण क्या होता है? बलून फूल जाता है। यही आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। ईस्ट प्रोड्यूस a gas, CO2 gas inside the test tube B which inflated the balloon. एक्सप्लेनेशन इसका क्या है? ड्यू टू द फर्मेंटेशन। अभी हमने बताया ना कि फर्मेंटेशन होता है जिसमें शुगर किस में कन्वर्ट होता है? अल्कोहल में। शुगर कन्वर्ट्स इनटू अल्कोहल। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस CO2 गैस इज रिलीज्ड। जब ईस्ट रेस्पिरेशन करता है तो CO2 गैस रिलीज होती है, जिसके कारण इस गैस के भरने से बलून है वो फूल गई। अब इसी का सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का सेकेंड। शी टुक अनदर टेस्ट ट्यूब half filled with lime water. She removed the balloon from the test tube B in such a manner that the gas inside the balloon did not escape. She attached the balloon to the test tube with the lime water and shook it. उसने क्या किया? ये जो बलून जिसमें हवा भरी थी उसको निकाल कर उसको एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में, है ना, ताकि गैस ना निकले, उसमें क्या कर देती है? अटैच कर देती है और उसको हिलाती है। उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसमें हिलाती है। तो शेक करने के बाद कौन सा पानी लिया उसने? लाइम वाटर। यानी उसने CO2 गैस को किस में पास किया? लाइम वाटर में। और उसके बाद उसने उसको शुक किया। तो यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, वो डू यू थिंक शी वांट टू फाइंड आउट। उसने यहाँ पर क्या देखने की कोशिश की? क्योंकि लाइम वाटर में जब CO2 गैस पास होती है, हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है, जब लाइम वाटर में CO2 गैस पास होती है तो वो मिल्की हो जाती है। तो व्हेन द गैस बलून पास्ड इनटू द लाइम वाटर टर्न मिल्की। यहाँ लाइम वाटर क्या हो जाती है? मिल्की, है ना। ये टेस्ट कंफर्म करता है कि CO2 गैस इज प्रोड्यूस्ड। ये लाइम वाटर में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे रिएक्ट करती है? CO2 से। तो क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, है ना। इस कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से लाइम वाटर क्या हो जाता है? मिल्की हो जाता है। इसके बनने से लाइम वाटर है मिल्की, जिसे कहते हैं दूधिया, यानी चूने का पानी, है ना, उसमें CO2 गैस पास करने से वो मिल्की हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से। तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अ फार्मर वॉज प्लांटिंग व्हीट क्रॉप इन हिज फील्ड। है ना, एक फार्मर है, वो व्हीट क्रॉप को अपने खेत में क्या कर रहा था? ग्रो कर रहा था। ही एडेड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू द सोइल टू गेट अ गुड यील्ड ऑफ द क्रॉप। उसने उस सोइल में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, जो केमिकली सिंथेसाइज किए जाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ऐसा फर्टिलाइजर लिया जो जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा थी, ताकि यील्ड अच्छी हो। और उसी के बगल में नेबरहुड में जो फील्ड था, उसके जो फार्मर ने था, उसने क्या किया? ग्रोइंग बीन क्रॉप्स। उसने लगाया बीन मतलब समझते हो ना, बरबट्टी और क्या बोलते हैं उसे, बीन्स कहते हैं ना। बट शी प्रिफर्ड नॉट टू एड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू गेट हेल्दी क्रॉप्स। उसने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नहीं डाला। अब आप बता सकते हैं उसने ऐसे क्यों किया? तो जो पहला फार्मर था उसने क्या लिया था? व्हीट क्या है? सीरियल क्रॉप है व्हीट, है ना। अब व्हीट को उतना ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती है ना। व्हीट लेकिन नाइट्रोजन फिक्स भी नहीं कर पाता है ये, है ना। नाइट्रोजन नेचुरली फिक्स नहीं कर सकता। तो जो सोइल में अगर नाइट्रोजन की कमी है तो व्हीट को सही मात्रा में नाइट्रोजन नहीं मिल सकता। तो उसने क्या किया? नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर कहां पर ऐड किया? सोइल में। जिसके कारण क्या होगा? ये जो व्हीट क्रॉप है उसकी यील्ड बढ़ेगी, क्योंकि व्हीट क्रॉप नाइट्रोजन फिक्स नेचुरली नहीं कर सकता, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस। जो दूसरे फार्मर ने बीन क्रॉप किया, बीन क्रॉप क्या है? ये नाइट्रोजन को नेचुरली फिक्स कर सकता है। इस तरह के प्लांट के जो रूट होती है, उस रूट में इनकी जो रूट्स होती है ना, उसमें क्या होते हैं? रूट नोड्यूल बना के बैक्टीरिया रहता है। कौन सा बैक्टीरिया रहता है? राइजोबियम।
आप जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट देखोगे उनकी जो रूट होती है उसमें क्या होती है, रूट नोड्यूल। क्या होती है, रूट नोड्यूल। अब ये रूट नोड्यूल के अंदर राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करके देता है, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल देता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये राइजोबियम इस प्लांट को, है ना, बीन्स लिए ना, इस प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स कर करके देता है, क्योंकि ये इसके रूट में ही देता है, रहता है। तो इसे हमने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी पढ़ा था कि राइजोबियम है, ये बैक्टीरिया इसको नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, तो प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाता है, और बदले में ये प्लांट इसको एक तो शेल्टर देता है और फूड भी प्रोवाइड करता है। तो दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जाम्पल भी है। अब क्योंकि ये बैक्टीरिया है इसलिए इस प्लांट को ज्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नेचुरली ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। इसलिए सेकेंड फार्मर ने नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर ऐड नहीं किया बीन क्रॉप में। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। स्नेहल डग 2 पिट्स, है ना, पिट मतलब गड्ढा, गड्ढा खोदते हैं ना हम, उसने ए और बी 2 गड्ढा क्या किया, उसने पिट है वो उसने क्या किया, डग किया, डग मतलब खोदना। इन हर गार्डन, उसके गार्डन में उसने पिट ए में क्या डाला, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनका जो वेस्ट होता है ना, वेजिटेबल पील, छिलका, है ना, सब्जियों और फ्रूट्स के जो छिलके वगैरह होते हैं, उसने उसको उसमें कहाँ डाला, पिट ए में। ठीक है, और उसने क्या किया, विथ ड्राइड लीव्स इन पिट बी, है ना, उसने क्या किया, पिट बी में इन वेजिटेबल के साथ में क्या मिला दिया उसने, ड्राइड लीव्स भी मिला दिया। शी कवर्ड बोथ द पिट्स विथ सोइल, उसने पिट ए में सिर्फ क्या लिया था, वेजिटेबल पील और फ्रूट्स, उसके छिलके लिए थे बस। पिट बी में उसने क्या किया, इनके साथ में उसने ड्राइड लीव्स भी लिया, ड्राइड मतलब सूखी जो पत्तियां होती है उसको, और दोनों पिट को उसने क्या किया, कवर कर दिया। 3 वीक के बाद, 3 सप्ताह बाद उसने, है ना, उसको ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पर वो क्या टेस्ट करना चाह रही थी, तो स्नेहल वॉज ट्राइंग टू टेस्ट द रोल ऑफ ड्राइड लीव्स इन द डिकम्पोजिशन। उसने जो एक में एक्स्ट्रा क्या डाला था, ड्राइड लीव्स, यानी वो जो ड्राइड लीव्स है उसका रोल टेस्ट कर रही थी कि डिकम्पोजिशन में ड्राइड लीव्स का क्या रोल है। तो तीसरे वीक बाद उसने क्या ऑब्जर्व किया कि किस वाले इसमें ज्यादा अच्छा डिकम्पोजिशन हुआ होगा। तो उसने ऑब्जर्व किया कि जिसमें उसने ड्राइड लीव्स डाला था, यानी पिट बी, है ना, पिट बी में डिकम्पोजिशन क्या हुआ था, ज्यादा हुआ था। क्यों हुआ था पिट बी में, क्योंकि दोनों ड्राइड लीव्स और जो वेस्ट था दोनों के मिलने से, ये जो ड्राइड लीव्स होती है इसमें बहुत सारा क्या होता है, नाइट्रोजन एंड कार्बन, इसको ये बैलेंस करता है। तो डिकम्पोजिशन के टाइम में नाइट्रोजन और कार्बन की मात्रा क्या होती है, बैलेंस होती है, इंप्रूव होती है, बढ़ा देती है, और एरिएशन भी बढ़ा देता है। यानी इस कंडीशन में ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिकम्पोजर है, वो ग्रो करेंगे, तो क्योंकि उनको ज्यादा न्यूट्रिशन यहाँ मिलेगा। तो यहाँ डिकम्पोजिशन क्या होगा, फास्टर होगा और बेटर मेन्यूअर फॉर्म होगा इन द पिट बी, क्योंकि उसने उसमें क्या मिलाया था, ड्राइड लीव्स। ड्राइड लीव्स कंटेन कार्बन एंड नाइट्रोजन, है ना, इनका रेशियो उसमें क्या कर देता है, वो इंप्रूव कर देता है और डिकम्पोजिशन को फास्टर कर देता है। तो ड्राई लीव्स का रोल होने के कारण पिट बी में डिकम्पोजिशन ज्यादा फास्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करने हैं। फर्स्ट केस है, आई लिव इन एवरी काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, मैं हर तरीके के इन्वायरमेंट में रह सकता हूँ। एंड इनसाइड यूर गट आल्सो, यानी हमारे जो गट होती है ना, इंटेस्टाइन होती है, उनको हम कहते हैं गट, वहां भी प्रेजेंट होता है। हम कहते हैं ना इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, हाँ, तो यहाँ ये होगा इसका आंसर बैक्टीरिया। कौन प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया। सेकेंड, आई मेक ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड प्लफी। केक बनाते टाइम हम जो उसका डो तैयार करते हैं उसमें हम क्या मिलाते हैं, यीस्ट। क्यों, क्योंकि वो ईस्ट ग्रो करके, वैसे ही बताया ना, CO2 गैस रिलीज करती है, फर्मेंटेशन करती है, तो CO2 गैस के कारण जो हमारा डो है वो क्या हो जाता है, ऊपर उठता है, और जिसके कारण हमारा जो केक है वो पफी बनता है। अगर हमने बिना फर्मेंट किए केक बनाया तो वो केक बहुत हार्ड हो जाएगा, सॉफ्ट और प्लफी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ईस्ट यहाँ पर क्या ग्रो करेगा, ईस्ट ग्रो करेगा।
जो केक को सॉफ्ट एंड फ्लफी बनाएगा। थर्ड, आई लिव इन द रूट ऑफ द पल्सेस। पल्स भी क्या है, बीन की तरह नाइट्रोजन है ना, ये भी लेग्यूमिनस प्लांट है ना, इसको भी नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए, तो इसके भी रूट में है ना कौन रहता है, राइजोबियम। तो आई लिव इन द रूट ऑफ द पल्स क्रॉप एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर देयर ग्रोथ। कौन करता है ये, हमने कहा ना नाइट्रोजन फिक्स करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन रहता है पल्सेस के रूट में, राइजोबियम। क्या बना के रहता है, रूट नोड्यूल, जिसके कारण क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइस एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीड ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमल टेम्परेचर, एयर एंड मॉइस्चर फॉर ग्रोथ। यानी आपको एक एक्सपेरिमेंट ऐसा सेटअप करके दिखाना है कि उसमें आपको क्या प्रूव करना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ कब ज्यादा होगी, जब उन्हें सही तापमान मिले, एयर मिले और मॉइस्चर मिले। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एम, इसी को एम में लिख लेते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड द राइट टेम्परेचर, एयर, यानी एयर में क्या होगा, ऑक्सीजन, एंड मॉइस्चर फॉर ग्रोथ, ये हमारा एम है। तो अब हम क्या लेंगे, मटेरियल रिक्वायरमेंट। हमने एम लिखा कि हमें क्या करना है, मटेरियल रिक्वायरमेंट लेंगे हम। इसमें हम 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड लेंगे, ब्रेड जो हम खाते हैं ना, ब्रेड स्लाइसेस। इन और क्या लेंगे, पॉलीथीन आती है जो जिप लॉक होता है ना, जिसको पूरा एयर टाइटली बंद किया जाए, अगर नहीं है तो आप एयर टाइट कंटेनर ले सकते हैं। वाटर लेंगे और स्पून लेंगे, है ना, ये सारी चीजें हमें इस एक्सपेरिमेंट में जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा मटेरियल रिक्वायरमेंट हो गया। अब प्रोसीजर, प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, हम जो ब्रेड के स्लाइसेस लिए उससे ABCD 4 ब्रेड स्लाइस लिए, 4 ब्रेड स्लाइसेस, जिसको हम ABCD करके मार्क कर देंगे। ब्रेड ए को हम कहाँ रखेंगे, ड्राई, उसमें बिल्कुल पानी नहीं पड़ने देंगे, ड्राई रखेंगे और कवर्ड रखेंगे रूम टेम्परेचर में, ठीक है, ड्राई है और हम इसे रूम टेम्परेचर में रख देंगे कवर करके। ब्रेड बी को हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको मॉइस्चर कर लेंगे, यानी गीला कर लेंगे, और इसको एयर में रखेंगे, है ना, एयर में रख देंगे, ठीक है, एट द रूम टेम्परेचर। अब सी को हम क्या करेंगे, इसको भी हम मॉइस्चर करेंगे और इसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। सी को हमने कहाँ रखा, रेफ्रिजरेटर में। और डी, उसको भी हम गीला कर लेंगे, है ना, उसको भी हम कंप्लीटली सील्ड विथ नो एयर टाइट कर, मतलब एयर ना आ जाए, ऐसे सील्ड करके उसको एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। तो हमने ये चारों कंडीशन में रखा। फिर वही हम 2 या 3 दिन के बाद जब हम इनको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, बी में अकेले क्या होगा, माइक्रोबियल ग्रोथ। क्यों, क्योंकि बी में हमने क्या दिया था, पानी से मॉइस्चर भी किया था, एयर में भी रखा था और रूम टेम्परेचर यानी वार्म कंडीशन में भी रखा था। लेकिन ए को हमने ड्राई रखा था, ए को ड्राई किया था, तो यहाँ पर ड्राई होने के कारण उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ उतनी नहीं होगी। सी में हमने क्या किया, रेफ्रिजरेटर में रखा, ठंडा कर दिया। रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर जो है वो काफी कम होता है, जिसके कारण माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाए। और डी में तो हमने एयर आने नहीं दिया, यानी इसमें हमने एयर आने नहीं दिया, इसमें हमने टेम्परेचर बहुत कम कर दिया और पहले को हमने ड्राई रखा। यानी ये तीनों कंडीशन हमने नहीं दिए, बस तीनों कंडीशन हमने बी जो ब्रेड बी है उसी में दिए थे, इसलिए यहीं पर माइक्रोबियल ग्रोथ होगा। ये एक्टिविटी शो करता है कि माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए उसको सही तापमान चाहिए जो कि हल्का सा वार्म होता है, एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और उसे क्या चाहिए, सही टेम्परेचर चाहिए, है ना, टेम्परेचर, एयर एंड मॉइस्ट कंडीशन, है ना, ये सारी चीजें उसको चाहिए, तब ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सेम यही क्वेश्चन है, इसी की तरह का है ये भी। टेक 2 slices of bread, place them in a plate near the sink, है ना, ए को हमें ए प्लेट में लेके कहाँ रखना है, सिंक के पास। प्लेस द अदर स्लाइस इन द रेफ्रिजरेटर, दूसरे जो ब्रेड को रेफ्रिजरेटर में रखना है। जैसे अभी हमने 4 ब्रेड के साथ किया, इस क्वेश्चन में 2 ब्रेड के साथ पूछा जा रहा है। 3 दिन के बाद ऑब्जर्वेशन आपको नोट करना है। तो सेम वही हमने ए को किस में रखा, वो मॉइस्ट एरिया में, है ना, और बी को कहाँ रखा, बी को कहाँ रखा, रेफ्रिजरेटर में। तो यहाँ पर कोल्ड है, ड्राई है, यहाँ पर वार्म भी है, मॉइस्ट भी है, और उसको ऑक्सीजन भी मिल रहा है, एयर भी मिल रहा है।
तो किस कंडीशन में ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे? इन स्लाइस ए, क्योंकि उसे सिंक के पास भी रखा है, ठीक है, और इसको रेफ्रिजरेटर में रखा है। तो जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, सेम यहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए उसको वार्म एयर चाहिए, यानी रूम टेम्परेचर तो चाहिए, है ना, थोड़ा सा नमी चाहिए, मॉइस्ट मतलब नमी, है ना, पानी हमने थोड़ा सा उसे गीला करा है, और तीसरा क्या चाहिए उसको? एयर चाहिए, है ना, हवा, हवा में रखोगे तो जल्दी माइक्रोबियल ग्रोथ होगा। रेफ्रिजरेटर में ये कंडीशन नहीं मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा? वो ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, a student observe that when curd is left out for a day it become more sour, यानी अगर दही को हम रख देंगे, है ना, जैसे जैसे वो पुराना होता जाएगा वो ज्यादा खट्टा होता जाएगा, ठीक है। व्हाट कैन बी द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन? अब ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। जो कर्ड होता है, दही होता है, उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो क्या करता है? जो मिल्क में लैक्टोज होता है, लैक्टोज उसको किस में कन्वर्ट करता है? लैक्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट करता है? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड के बनने से, है ना, ये दही होता है वो खट्टा होता है ना। अब जब हम क्या करेंगे? दही को और रख देंगे, लंबे टाइम तक रख देंगे, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई करेंगे। दे मल्टीप्लाई फास्टर एंड इंक्रीज देयर नंबर। और जैसे जैसे इनका नंबर बढ़ता जाएगा, मोर लैक्टिक एसिड विल बी प्रोड्यूस्ड विच मेक द कर्ड मोर सोर, और वो क्या हो जाएगा? और खट्टा होता जाएगा। जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रो करेगा वो अपना नंबर बढ़ाएगा और ज्यादा लैक्टिक एसिड बनाएगा, जिसके कारण इसका टेस्ट है वो खट्टा हो जाएगा। अब अगर इसे वार्म टेम्परेचर में बाहर रख दे, वार्म टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में, तो ये और ज्यादा क्या होगा? माइक्रोब के ग्रोथ के लिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, उसके ग्रोथ को और फास्टर करेगा। एक्सेलरेट मतलब फास्ट करेगा। यानी बाहर रखोगे और लंबे टाइम तक रखोगे तो दही और ज्यादा खट्टा हो जाएगा। अगर हम फ्रिज में रख देंगे तो दही उतना खट्टा नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसमें भी वही बात कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे लैक्टोबैसिलस हो, उनकी ग्रोथ कहाँ होगी? एक तो रूम टेम्परेचर, वार्म टेम्परेचर में, हल्का सा गर्म और मॉइस्चर हो तो, और एयर के प्रेजेंस में, ये क्या करेंगे? मोर फास्टर ग्रोथ, है ना, दे शो मोर फास्टर ग्रोथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक सेटअप दिखाया गया है, क्वेश्चन नंबर 9। इस सेटअप को देख के आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देना है। पहले हम इस डायग्राम को समझ लें। तो यहाँ पर ये कोनिकल फ्लास्क है, कोन की तरह, है ना, इसलिए इसे कहते हैं कोनिकल फ्लास्क। इसमें हमने लिया वॉर्म शुगर, फिर हमने वॉर्म मतलब बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता, बहुत ही हल्का गर्म वॉर्म शुगर लिया, सॉल्यूशन पानी के साथ मिला के उसको सॉल्यूशन बनाया। अब इसमें हमने ईस्ट को ऐड किया, सेम है ना, ईस्ट पाउडर यहाँ ऐड किया। अब जब ईस्ट यहाँ ग्रो करेगा तो हमने पहले भी बताया, ईस्ट कौन सी गैस रिलीज करेगी? CO2 गैस। CO2 गैस को हमने बाहर निकलने नहीं दिया, बल्कि ये कॉर्क लगा के, कॉर्क से इसको, कोनिकल फ्लास्क का जो माउथ है उसको क्लोज करके, ये है ना बेंट टेस्ट ट्यूब है, इससे पास करके हमने किसमें इसको इकट्ठा कर लिया? ये टेस्ट ट्यूब है ना, ये टेस्ट ट्यूब है, जानते ही होंगे आप सब। इसके अंदर लाइम वाटर लिया। लाइम वाटर अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, चूने का पानी, है ना। फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लिया, इसमें हमने CO2 गैस को पास किया। और CO2 गैस कौन रिलीज कर रहा है? जैसे ईस्ट ग्रो करेगा वो CO2 गैस रिलीज करेगा। जब ये CO2 गैस लाइम वाटर के साथ मिलेगा तो क्या होगा? हमने पहले ही बताया, लाइम वाटर टर्न्स, ये क्या हो जाएगा? मिल्की। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, दूधिया हो जाएगा। किसके बनने से? कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं आगे कौन से क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपेंस टू द शुगर सॉल्यूशन? ये जो शुगर सॉल्यूशन है उसके साथ फ्लास्क ए में, है ना, जो हमने देखा अभी, उसमें क्या होगा? तो शुगर सॉल्यूशन अंडरगो फर्मेंटेशन। यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा? फर्मेंटेशन। क्या है फर्मेंटेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट। ईस्ट के प्रेजेंस में शुगर किस में बदलेगा? अल्कोहल। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। तो यहाँ क्या होगा? कौन सा प्रोसेस होगा? फर्मेंटेशन। अब हमने इसमें ईस्ट ऐड किया है तो वो शुगर को किस में कन्वर्ट करेगा? अल्कोहल में। और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस, है ना। शुगर कन्वर्ट्स इनटू, जो शुगर है
वो किस में कन्वर्ट होगा, इनटू अल्कोहल। अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट। ईस्ट के प्रेजेंस में शुगर है अल्कोहल में बदलेगा, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द टेस्ट ट्यूब बी आफ्टर 4 आवर्स। 4 घंटे के बाद अगर आप बी टेस्ट ट्यूब में देखोगे तो क्या हुआ होगा। तो अभी बताया हमने टेस्ट ट्यूब बी में क्या था, लाइम वाटर। तो टेस्ट ट्यूब बी क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। कुछ टाइम बाद क्या होगा, टेस्ट ट्यूब बी बिकम मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किसके बनने से, कैल्शियम कार्बोनेट। क्योंकि जो CO2 है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और क्या बनाएगा, मिल्की कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना होता है ना, व्हाइट व्हाइट होता है ना, तो आप देखोगे लाइम वाटर जैसे ही रिएक्ट करेगा CO2 के साथ क्या बनाएगा, CaOH2, है ना, ये है लाइम वाटर। जब ये CO2 गैस इसमें पास करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से ये क्या हो जाता है, मिल्की। क्या होगा, मिल्की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ ईस्ट वाज नॉट एडेड टू फ्लास्क ए। अगर यही हमने फ्लास्क ए में सिर्फ शुगर सॉल्यूशन लिया होता, उसमें ईस्ट ना मिलाया होता तो क्या होता, तो देयर इज नो फर्मेंटेशन, है ना। क्योंकि ईस्ट नहीं होगा तो वो ईस्ट ग्रो ही नहीं करेगा, तो फर्मेंटेशन नहीं होगा, तो शुगर अल्कोहल में नहीं बनेगा, और ईस्ट ग्रो नहीं करेगा तो CO2 गैस भी रिलीज नहीं करेगा, तो ये पूरा चेंज ही नहीं होगा। यानी नो fermentation, no yeast means no fermentation and no CO2 gas is produced, है ना। the no fermentation मतलब कि CO2 गैस नहीं बनेगा और ये चेंज जो मिल्की हुआ था वो नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, थैंक यू।